हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 1900 में हुआ था और 1977 तक उनका जो है वो जीवन काल रहा था, यानी कुल मिला के 77 वर्ष। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत ही अच्छे कवि हैं। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। बहुत से व्यक्ति इनके नाम को पढ़ करके कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये मेल है या फीमेल। तो ये देखो, इनके नाम से ही पता लग रहा है सुमित्रा नंदन। देखो, सुमित्रा इनकी माताजी का नाम था और नंदन यानी होता है पुत्र, यानी सुमित्रा के पुत्री कौन कहलाए? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलो आइए चलते हैं हम। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने लगे। ठीक है। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत भी किया और हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता भी कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत जी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो अभी उल्लेख हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो चिदम्बरा संग्रह पर मिला था 1969 यानी 1969 में। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखो कौन कौन सी ऐसी रचनाएं इनकी। इनकी रचना है वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। ठीक है, चलो आइए चलते हैं पाठ प्रवेश की ओर। देखो इस पाठ में क्या कहा गया है। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, अनुभूति मतलब अनुभव करा जाए, जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो। यानी इस कविता को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे हम पर्वतों में जो है घूम करके अभी अभी आए हो। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों को निरखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है, मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों और हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं, सब कुछ भूलकर हम उसी में विलीन रहना चाहते हैं। ठीक है। महाप्राण निराला ने भी कहा था, निराला देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इनका नाम है, वो कह रहे हैं कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली। शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देने वाले कौन है? पंत जी हैं। ये कौन कह रहा है? महाप्राण निराला जी कह रहे हैं। ठीक है, चलो आइए देखते हैं हम। पर्वत प्रदेश में पावस। ठीक है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु, पावस ऋतु यानी क्या होता है? देखो, वर्षा ऋतु। पावस ऋतु का अर्थ क्या होता है भाई? पावस ऋतु का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी पर्वतों का प्रदेश था और वहां पर क्या हो रही थी? वर्षा ऋतु थी, तो वर्षा हो रही थी। देखो यहाँ बादल भी हो रहे हैं, इन बादलों से जो है वर्षा भी हो रही है। देखो ये वर्षा हो रही है पूरे इसमें झमाझम झमाझम। ठीक है, चलो। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और प्रकृति का पल पल में क्या हो रहा था? परिवर्तित हो रहा था प्रकृति का वेश, अर्थात प्रकृति में जो है क्या हो रहा था? वर्षा ऋतु हो रही थी, तो पल पल में अपना वो रूप बदल रही थी। कौन? प्रकृति। मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार मतलब आप जानते हैं मेखलाकार का मतलब क्या होता है? गोल घेराकार। जिसे इस प्रकार से पर्वत जो होते हैं
वो ऐसे मेखलाकार पर्वत श्रेणी है। तो ऐसा लग रहा है ये मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। सहस्र दृग सुमन मतलब फूल रूपी आंखें उन पर्वतों की। जैसे ये पर्वत है मान लो, इस पर्वत पर जो है 1000 छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। इन पौधों में जो है फूल लगे हुए हैं छोटे गोल गोल। तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जैसे जो है पर्वत में जैसे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। अब जब बारिश होती है तो बारिश का पानी पर्वतों से नीचे आकर जो है यहाँ तालाब में जो है पानी भर गया है। तो इसका प्रतिबिंब इस तालाब में पड़ रहा है। तो ये फूलों जैसी जो है ये फूल गोल गोल फूल जब वो इसमें खुद अपने आप को देख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप को कई सारी 1000 आंखों में देखकर दृक् सुमन यानी फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ के देख करके आश्चर्य प्रकट कर रहा है। अवलोक रहा है यानी बार बार अवलोकन कर रहा है। नीचे जल में निज महाकार कि नीचे जो है महाकार मतलब विशाल आकार वाला जो दर्पण है, उस दर्पण में वो देख करके अपने आप में उल्लासित हो रहा है, चकित हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है उसे। ठीक है। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। उसके चरणों में यानी जो जो पर्वत है तो उसके चरणों में जो है यहाँ पर तालाब है। उस तालाब में वो अपना प्रतिबिंब देख रहा है। तो उसके चरणों में क्या पड़ा है? पला ताल। ताल मतलब तालाब है। दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण यानी एक प्रकार का क्या है? आईना, शीशा है। उस आईना या शीशे में जो देख करके वो अपने आप को चकित कर रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे हैं नीरव न पर अनिमेष अटल कुछ चिंतावर। देखो, गिरी का गौरव गाकर झरझर। झरझर का मतलब होता है झरना। झरने जो है क्या है? वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। जो पहाड़ है उस पहाड़ पर जो बारिश हो रही है तो कुछ झरनों का शुरुआत हो जाती है। तो ये झरने जब गिरते हैं तो आवाज आती है। मद में नस नस उत्तेजित कर। उस आवाज से क्या होता है कि नस नस में क्या उत्तेजना भर रही है। ठीक है। वो क्या है? झरने जो अपनी सुंदरता से क्या कर रहे हैं? दर्शकों को रग रग में उनकी उत्तेजना भर रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। और मोती के जब जब वो झरने गिरते हैं तो पानी बिल्कुल इतना प्योर वाइट गिरता है जैसे छोटे 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 क्या गिर रहे हैं? मोती की लड़ियां उन पर गिर रही है और इतनी सुंदर लग रही है। तो झरनों का जल जहाँ भी गिरता है वहाँ जल में झाग बन जाते हैं जो पिरोए गए मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई देते हैं। तो जो मोती होते हैं छोटे छोटे, वो मोती दिख रहे हैं यहाँ पर। जो मोती गिर रहे हैं वो इसी प्रकार से दिखलाई पड़ रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हे झांक रहे नीरो न पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और पर्वतों की गोद से उर उर यानी होता है हृदय। गिरिवर यानी पर्वत। पर्वतों के हृदय से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर पर जो पेड़ हैं, जो पेड़ उगाए हैं, जो पेड़ हैं वो पेड़ उस पर्वत पर उगाए हैं। पेड़, ठीक है। या पेड़ जो कुछ उगाए हैं, ये पेड़ क्या कर रहे हैं? उसके हृदय से उठ उठ कर यानी ऊपर उठ करके ऊंचे यानी अपना ऊंचे हो के उच्च कांक्षाओं से, उनके मन में क्या है? बहुत बड़ी उच्च आकांक्षा है, मन में इच्छा है। वे पेड़ क्या कर रहे हैं? हे झांक रहे नीरो नभ पर। नीरो मतलब बिल्कुल शांत होकर, नभ यानी पूरे ऊपर जो आसमान छाया हुआ है उस ओर वो देख रहे हैं। क्या? अनिमेष बिना पलक झपकाए, अटल बिना हिले, कुछ चिंता पर लेकिन मन में कुछ चिंताएं लिए हुए। यानी पर्वतों की गोद में जो उगे हुए जो पलकर जो पेड़ बड़े हुए हैं वे आकाश की ऊंचाइयों को छूने की उनके मन में आकांक्षाएं हैं। और वो एक टकटकी लगाकर, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, और टकटकी लगाकर स्थिर होकर शांत आकाश को निहार रहे हैं। और मानो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि इस अनंत आकाश का छोर कहाँ है। ठीक है। इस अनंत आकाश का छोर कहाँ है? उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। रवशेष रहे गए निर्झर हे टूट पड़ा भू पर अंबर धस गए धरा में सबे शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो देखो, उड़ गया अचानक लो भूधर
फड़का अपार पारद के पर। पारद यानी होता है बादल। तो ऐसा लग रहा है जैसे जो है अपार बादल जो है वहाँ पर उस पर्वत को उन्होंने क्या कर लिया है, उस पर्वत को उन बादलों ने ढक लिया है। यहाँ जो बादल हैं इन बादलों ने क्या किया है, उसको ढक लिया है। तो ऐसा लगा है उड़ गया अचानक लो भूदर। भूदर मतलब ये पहाड़ कहीं अचानक से गायब हो गया है। रव शेष रह गए निर्झर। रव यानी कुछ अवशेष ही रह गए हैं उस नीचे। रव शेष रह गए हैं निर्झर यानी जो है जो झरने झर रहे थे वो अब शेष रह गए हैं। टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर जो है क्या पड़ गया, अंबर यानी पूरा आकाश ही टूट पड़ा है। पूरी धरती पर जो है बादल छा गए हैं। तो ये बादल जो छा गए हैं तो ऐसा लग रहा है धरती है ही नहीं। धस गए धरा में सबे शाल। और जो पेड़ थे, जो पेड़ उगे हुए थे, बड़े बड़े शाल के वृक्ष होते हैं, तो ये ऊपर से ऐसे ही नजर आ जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े होते हैं। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि बादलों ने सबको घेर लिया है और ये बादल जो है सबको घेरे हुए। तो ऐसा लग रहा है कि धस गए धरा में सबे शाल। शाल के जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, ये जमीन में वापस धस गए हैं। कैसे कि उन्होंने सबने बादलों ने उनको घेर लिया है। जो वृक्ष हैं इन वृक्षों को क्या किया है, बादलों ने घेर लिया है। सब जगह जो है बादल आ गए, सब जगह बादल आ गए। तो ऐसा लग रहा है ये धरती जो है वो दिख नहीं रही है और पेड़ जो हैं वो वापस से धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल। और ऐसा लग रहा है जो तालाब बना था, जो तालाब बना था नीचे की ओर, ये तालाब भी क्या है कि जो है ऐसा लग रहा है ये जल गया हो। तो ये इसकी जो भाप बनती है, भाप बनने से क्या हो गया, बादल बन गए। तो ऐसा लग रहा है जैसे तो ताल जो है वो जल गया है और उसके धुएं से क्या है वो बादल बन गए हैं। तो ऐसा लग रहा है ताल भी क्या है, तालाब वो जल गया है क्योंकि चारों ओर ऊपर से क्या है, बादलों ने पूरी धरती को घेर लिया है। यो जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंतजार। और जलदयान, जलदयान यानी अर्थात बादल रूपी जहाज। बादल रूपी जहाज का मतलब होता है एक जहाज है जिसमें जो इंद्र वो आकर के बैठ गया है और ये बादल रूपी जहाज है। तो इस जहाज में आकर के एक इंद्र बैठा हुआ है। इंद्र जिसे क्या है अर्थात वर्षा ऋतु का देवता माना जाता है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे विचर विचर वो घूम रहा है इधर बादलों में, सब जगह विचरण कर रहा है। इंद्र खेलता इंद्रजाल अर्थात वैसा लग रहा है वो चारों तरफ घूम घूम करके बादलों के जहाज में उड़ता हुआ बादलों की जादूगरी के खेल खेल रहा है, अर्थात वो जादूगरी के खेल दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धरती पर जो खड़े शाल वृक्ष हैं उनका कहीं भी अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है बादलों से डरकर वे धरती में ही समा गए हैं और तालाब जल गया है और उसका धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार इंद्र जो है बादलों के जहाज में उड़ता हुआ बादलों की जादूगरी के खेल खेल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है सुमित्रानंद पंडित जी ने वर्षा ऋतु का बहुत ही पावन और मनोहर दृश्य का वर्णन किया है।